Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है दोस्तों। नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राचीन ग्रीस की, वो धरती जहां से डेमोक्रेसी और फिलॉसफी जैसे बड़े विचार निकले। हाँ बिल्कुल, लेकिन जहाँ भयंकर संघर्ष भी हुए, खासकर दो महाशक्तियों की कहानी, स्पार्टा और एथेंस। सही। तो आज हम इन्हीं ग्रीक सिटी स्टेट्स और उनके टकराव, मतलब पर्शियन वॉर्स, फारसी युद्धों की गहराई में उतरेंगे। जी, हमारा फोकस रहेगा लगभग 750 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के दौर पर, और हम देखेंगे कि कैसे स्पार्टा और एथेंस ने एकदम बिल्कुल विपरीत रास्ते चुने। और हाँ साथियों, ये ध्यान रखना है कि ये टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत अहम है। जीएस पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा है ये, और सोशियोलॉजी ऑप्शनल वालों के लिए भी इसकी समझ काफी फायदेमंद है। मेंस में इससे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है जो सोर्स मटेरियल है उससे हर जरूरी तथ्य, हर पहलू निकालना, हर नाम, हर तारीख, हर जगह, हर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से, डिटेल ओवर ब्रेविटी जैसा हम कहते हैं, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। कहा जाता है ज्योग्राफी इतिहास बनाती है। ग्रीस के मामले में कितना सच है? अरे बहुत ज्यादा। देखिए, ग्रीस जो है वो मिस्र या मेसोपोटामिया जैसा नहीं था। मतलब वहां बड़ी नदियों के किनारे उपजाऊ मैदान नहीं थे। अच्छा। ग्रीस एक पहाड़ी प्रायद्वीप है, माउंटेनस पेनिनसुला, जो मेडिटेरेनियन सी में निकला हुआ है। अच्छा। और आसपास एजियन और आयोनियन समुद्रों में करीब, अब सोचिए, 2000 द्वीप बिखरे हुए हैं। 2000 द्वीप और पहाड़ी इलाका, तो मतलब खेती के लिए जमीन बहुत कम रही होगी। बिल्कुल। सोर्सेस साफ बताते हैं कि मुश्किल से 25% जमीन ही खेती लायक थी, और संसाधन भी कम थे, जैसे लकड़ी, टिम्बर या प्रेशियस मेटल्स। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि लोगों को समुद्र की तरफ मुड़ना पड़ा। समुद्री यात्रा और व्यापार जरूरत बन गए, सिर्फ विलासिता नहीं। हाँ, मतलब जरूरत थी। समुद्री उनके लिए हाईवे थे, कह सकते हैं, जो इन अलग थलग पड़े समुदायों को जोड़ते थे, जो पहाड़ों और द्वीपों की वजह से कटे हुए थे। और इसी अलगाव, आइसोलेशन ने एक खास तरह की पॉलिटिकल यूनिट को जन्म दिया, जिसे पोलिस कहते हैं। एग्जैक्टली। पोलिस यानी सिटी स्टेट या शहर राज्य। ये प्राचीन ग्रीस की मौलिक राजनीतिक इकाई थी, फंडामेंटल पॉलिटिकल यूनिट। पोलिस ये होता क्या था? सिर्फ एक शहर? नहीं, सिर्फ शहर नहीं। आमतौर पर इसमें एक मुख्य शहरी केंद्र होता था, अर्बन सेंटर, और उसके आसपास का पूरा ग्रामीण इलाका, कंट्री साइड, जिसमें गांव, खेत सब शामिल होते थे। अच्छा। और हर पोलिस की एक खास पहचान होती थी, एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस, ये नाम सुना है। ऊंची जगह? हाँ, ऊंचा शहर। ये शहर के भीतर एक ऊंची किलेबंद पहाड़ी होती थी। यहाँ मुख्य मंदिर होते थे, खजाना रखा जाता था, प्रमुख सरकारी इमारतें होती थीं। और हमले के समय? ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे समाज फॉर्मल सिविक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहा था। समझ गया। और इन पुलिस में सरकारें कैसी चलती थी? क्या शुरू से लोकतंत्र था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रीस में ना सरकारों को लेकर काफी प्रयोग हुए। एक एवोल्यूशन देखने को मिलता है। कैसा एवोल्यूशन? आमतौर पे शुरुआत होती थी मोनार्की से, राजतंत्र, मतलब एक राजा या रानी का शासन जो वंशानुगत होता था, हेरिडिटरी। ठीक है, ये तो सीधा है। हाँ, लेकिन अक्सर ये राजतंत्र बदल जाता था एरिस्टोक्रेसी में। एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र, श्रेष्ठ लोगों का शासन। हाँ, श्रेष्ठ लोग यानी नोबिलिटी। व्यवहार में ये अमीर जमींदार परिवारों का शासन था। शक्ति का आधार था जमीन, सामाजिक रुतबा, पैसा। सोर्सेज बताते हैं कि एथेंस में 594 ईसा पूर्व से पहले यही व्यवस्था थी। एरिस्टोक्रेसी के बाद क्या शक्ति सिर्फ जन्म के आधार पर ही रही? नहीं, यही बदलाव आता है। अगला रूप है ओलिगार्की, गुटतंत्र। ओलिगार्की, ये एरिस्टोक्रेसी से कैसे अलग था? ओलिगार्की का मतलब है कुछ लोगों का शासन, रूल बाय फ्यू। यहाँ शासन का आधार जन नहीं, बल्कि धन,
वेल्थ या योग्यता, एबिलिटी थी। अच्छा, ये फर्क है। और एक खास बात सोर्स बताता है, ओलिगार्की में जो शासक समूह होता था वो सेना को भी कंट्रोल करता था, कंट्रोल द मिलिट्री, शक्ति और सेना साथ साथ। स्पार्टा इसका बेहतरीन उदाहरण है। 500 ईसा पूर्व तक वहां ओलिगार्की मजबूत हो चुकी थी। मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, और एक शब्द और आता है, टायरनी, तानाशाही। लेकिन इसका मतलब वो नहीं था जो आज हम समझते हैं ना? बिल्कुल सही। ये समझना जरूरी है, प्राचीन ग्रीस में टायरेंट वो व्यक्ति होता था जो सामान्य संवैधानिक नियमों के बाहर जाकर, मतलब अवैध रूप से, सत्ता हथियाता था। कैसे? अक्सर आम लोगों, कॉमन पीपल के समर्थन से। ये लोग मौजूदा एरिस्टोक्रेट्स या ओलिगार्क से उपेक्षित महसूस करते थे। तो क्या ये टायरेंट्स क्रूर होते थे? सोर्स के अनुसार शुरू में उन्हें आमतौर पर कठोर या दुष्ट शासक नहीं माना जाता था। वे व्यावहारिक वादे करते थे, जैसे जमीन बांटना, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, कर्ज माफ करना, कैंसलिंग डेट्स, लोगों को काम देना। मतलब वो जनता के बीच पॉपुलर होने की कोशिश करते थे। हाँ बिल्कुल, विस्थापित वंशानुगत अभिजात वर्ग के खिलाफ एक डिसरप्टिव फोर्स थे। ये सरकारों का विकास समझना वाकई जरूरी है। अब आते हैं उन दो बड़े खिलाड़ियों पर, स्पार्टा और एथेंस। दोनों ने कितने अलग रास्ते चुने। पहले स्पार्टा की बात करते हैं। इन्होंने ओलिगार्की को अपनाया और उसे एक फौजी रंग दे दिया। हाँ, स्पार्टा की कहानी बिल्कुल अलग है। ये दक्षिणी ग्रीस के पेलोपोनेसिस इलाके में था। बाकी ग्रीस से कोरिंथ की खाड़ी की वजह से काफी कटावा, आइसोलेटेड। और उनकी संस्कृति बहुत अंतर्मुखी थी, इनवर्ड लुकिंग, रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव और प्रचंड स्वतंत्र, फियर्सली इंडिपेंडेंट। और अपनी स्वतंत्रता बनाए लिखने या शायद बढ़ाने के लिए उन्होंने पड़ोसियों पर कब्जा किया, जैसे मेसिनिया पर। हाँ, ये एक निर्णायक मोड़ था। लगभग 725 ईसा पूर्व स्पार्टा ने पड़ोसी मिसेनिया को जीत लिया, उनकी जमीनें छीन ली और मिसेनिया के लोगों को लगभग गुलाम बना लिया। गुलाम? उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहा गया हेलोट्स, HELOTS। हेलोट्स? ये कौन थे? बस किसान? नहीं, किसानों से कहीं ज्यादा बुरी हालत थी। सोर्स उन्हें परिभाषित करता है, किसान जिन्हें उस जमीन पर रहने के लिए मजबूर किया गया जिस पर वे काम करते थे। वो अनिवार्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले दास थे, स्टेट ओन्ड सर्फ्स, जमीन से बंधे हुए। ओह, और उनसे कुछ लिया भी जाता था? लिया जाता था। उन्हें अपनी सालाना फसल का आधा हिस्सा, हाफ, स्पार्टन राज्य या नागरिकों को देना पड़ता था। आधा हिस्सा? ये तो विद्रोह को न्योता देना हुआ। और विद्रोह हुआ भी, जबरदस्त विद्रोह। लगभग 650 ईसा पूर्व हेलोट्स ने बगावत कर दी। और सोर्स साफ बताता है, स्पार्टन्स की संख्या विद्रोहियों से 8 गुना कम थी, आउटनंबर्ड 8 to 1। 8 गुना कम? तब तो स्पार्टा की हालत बहुत खराब हो गई होगी। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे वो विद्रोह को दबा पाए। ये स्पार्टन राज्य के लिए एक गहरा सदमा था, एक शॉक, एक नियर डेथ एक्सपीरियंस कह सकते हैं। हाँ, इस सदमे का असर क्या हुआ? इस सदमे ने स्पार्टा को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने फैसला किया कि खुद को पूरी तरह से एक सैन्य राज्य बनाना है, मिलिट्री स्टेट। लक्ष्य पूर्ण आंतरिक कंट्रोल, एब्सोल्यूट इंटरनल कंट्रोल, और अपराजेय बाहरी ताकत, अनबीटेबल एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। उनका संकल्प क्या था? संकल्प था, हम हीलोट्स के सामने फिर तभी इतने कमजोर नहीं होंगे। सैन्य शक्ति और अनुशासन, मिलिट्री पावर एंड डिसिप्लिन, बाकी सब चीजों से ऊपर हो गए। और इसी सोच ने उनकी सरकार और समाज का ढांचा तय किया। हाँ बिल्कुल, उनका पूरा सिस्टम स्थिरता और कंट्रोल के लिए बनाया गया था। मुख्य रूप से 3 हिस्से थे। एक असेंबली, सभा, जिसमें सभी स्पार्टन नागरिक शामिल थे, पर एथेंस के मुकाबले शक्तियां सीमित थी। और एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स, वरिष्ठों की परिषद। ये वृद्ध नागरिकों का समूह था जो सभा में वोट के लिए कानून प्रस्तावित करते थे, प्रपोज द लॉज। इनका काफी प्रभाव था। और तीसरा 5 एफोर्स, ये निर्वाचित अधिकारी थे। ये कानून लागू करते थे, कैरीड आउट द लॉज, मुकदमों की अध्यक्षता करते थे, प्रिजाइडेड ओवर ट्रायल्स, और यहाँ तक कि स्पार्टा के जो पारंपरिक 2 राजा होते थे उन पर भी नजर रखते थे। बहुत शक्तिशाली थे ये। 2 राजा? ये भी अजीब बात है। हाँ, स्पार्टा में 2 राजाओं की व्यवस्था थी। खैर, समाज भी बहुत कठोर वर्गों में बटा था। हाँ, वो बताइए, कौन कौन से वर्ग थे? एकदम कठोर विभाजन था। सबसे ऊपर सिटीजन्स, नागरिक, ये क्षेत्र के मूल निवासियों के वंशज थे। शासक वर्ग, रूलिंग क्लास, और खास बात ये कि वे पूर्णकालिक पेशेवर सैनिक थे, फुल टाइम प्रोफेशनल सोल्जर्स। यही उनका काम था।
खेती या व्यापार? वो आमतौर पर प्रतिबंधित था या हतोत्साहित किया जाता था। पेड़ थे नॉन सिटीजन्स, गैर नागरिक। ये स्वतंत्र लोग थे, लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं थे इनके पास। वे वाणिज्य, कॉमर्स, शिल्प, क्राफ्ट्स, उद्योग, इंडस्ट्री, वो सब काम संभालते थे जो नागरिक नहीं करते थे। और सबसे नीचे? सबसे निचले पायदान पर थे हेलोट्स, विजित मेसेनियन और अन्य राज्य नियंत्रित कृषि मजदूरों की विशाल आबादी, स्थायी रूप से भूमि से बंधी हुई, जो पूरे सिस्टम का समर्थन करती थी। और एक स्पार्टन पुरुष नागरिक की जिंदगी वो कैसी थी? क्या वो भी पूरी तरह मिलिट्री पे केंद्रित थी? जन्म से मृत्यु तक। आप सोचिए, लगभग 7 साल की उम्र में लड़के घर छोड़कर सेना की बैरक्स, आर्मी बैरक्स में रहने लगते थे। कठोर अनुशासन, हार्श डिसिप्लिन, कठिन प्रशिक्षण, रिगरस ट्रेनिंग, सादा भोजन, प्लेन फूड, सब कुछ उन्हें मजबूत बनाने के लिए। तो फिर मूल्य क्या थे उनके? सर्वोच्च मूल्य थे कर्तव्य, ड्यूटी, शक्ति, स्ट्रेंथ, अनुशासन, डिसिप्लिन, व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी, आराम, कंफर्ट, कला, आर्ट, दर्शन, फिलॉसफी, इनका कोई महत्व नहीं था। ये जानबूझकर चुना गया रास्ता था, अलग थलग, कठोर, पूरी तरह से सैन्य तैयारी पर केंद्रित। स्पार्टन महिलाओं के बारे में क्या? सोर्स कहता है कि वो बाकी ग्रीक शहर राज्यों की महिलाओं से काफी अलग थीं। हाँ, नोटेबली डिफरेंट। सोर्स इसकी तुलना करता है। चूंकि पुरुष ज्यादातर बैरकों में रहते थे या युद्ध और प्रशिक्षण में व्यस्त रहते थे, स्पार्टन महिलाओं के पास उस समय ग्रीस के लिए असामान्य भूमिकाएं और स्वतंत्रताएं थीं। Roles and freedoms. जैसे वे काफी अधिकार के साथ पारिवारिक संपत्ति, फैमिली एस्टेट्स और घर संभालती थीं, और उनसे शारीरिक रूप से फिट और मजबूत होने की उम्मीद की जाती थी। वे दौड़, रनिंग, कुश्ती, रेसलिंग और चक्का फेंक, थ्रोइंग द डिस्कस में भाग लेती थीं। अरे वाह, क्यों? ये राज्य की विचारधारा का हिस्सा था। मजबूत माताएं ही मजबूत बेटे यानी भविष्य के सैनिक पैदा करेंगी। हालांकि उनके पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे, उन्हें शिक्षा मिलती थी, अधिक सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त थी और समाज में सम्मान का स्तर था जो एथेंस की महिलाओं की तुलना में काफी विशिष्ट था। वाकई स्पार्टा एक अनोखी दुनिया थी। बिल्कुल अलग। अब चलते हैं एथेंस की तरफ। यहाँ कहानी एकदम अलग दिशा में जाती है। शुरुआत तो यहाँ भी एरिस्टोक्रेसी से हुई जैसे स्पार्टा में, लेकिन ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, एथेंस की कहानी स्पार्टा से बिल्कुल विपरीत है। शुरुआत स्पार्टा जैसी ही एरिस्टोक्रेसी से हुई, जमींदार कुलीन वर्ग का शासन, लेकिन यहाँ गंभीर आर्थिक समस्याएं थीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी बढ़ रही थी। किस तरह का तनाव था? अमीर जमींदारों और गरीब किसानों के बीच संघर्ष था। बहुत से किसान कर्ज में डूब रहे थे। इन्हीं तनावों ने बार बार संकट पैदा किए, जिसने बदलाव को मजबूर किया। तो पहला बड़ा कदम किसने उठाया? वो ड्रेको का नाम आता है 621 बीसी में। हाँ, ड्रेको। ये व्यवस्था लाने का पहला प्रयास था, शायद बहुत कठोर प्रयास। उन्होंने एथेंस के लिए पहला लिखित कानूनी कोड, रिटन लीगल कोड विकसित किया। लेकिन ये कोड तो अपनी सख्ती के लिए बदनाम है। बहुत ज्यादा। कोड अपनी अत्यधिक कठोरता, एक्सट्रीम हार्शनेस के लिए बदनाम हुआ। परंपरा के अनुसार लगभग हर अपराध, यहाँ तक कि गोभी चुराने जैसे छोटे अपराधों के लिए भी सजा मौत थी। पेनल्टी वाज डेथ। बाप रे, गोभी चुराने पर मौत? इसी से आधुनिक शब्द ड्रकोनियन निकला है ना? अत्यंत कठोर। हाँ, बिल्कुल। ये उस समय की सामाजिक अव्यवस्था या शायद डर को दिखाता है। ड्रेको के बाद कौन आया? सोलोन, 594 बीसी में। जी, सोलोन अगला महत्वपूर्ण व्यक्ति। उन्हें संकट को मध्यस्थता से हल करने के लिए चुना गया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण तत्काल कदम था ऋणदास्ता, डेट स्लेवरी को अवैध घोषित करना, आउटलॉइंग डेट स्लेवरी। डेट स्लेवरी? ये क्या था? ये वो व्यवस्था थी जहां कर्ज न चुका पाने वाले एथेनियन नागरिक अपने लेनदारों के गुलाम बन सकते थे। सोलोन ने इसे पूरी तरह बंद कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने एथेनियन नागरिकों को एक दूसरे को गुलाम बनाने से रोका। ये तो बहुत बड़ा सुधार था। और क्या किया सोलोन ने? दूसरा बड़ा सुधार, उन्होंने एथेनियन नागरिकों को संगठित करने का नया तरीका निकाला। 4 सामाजिक वर्ग बनाए, 4 सोशल क्लासेस, लेकिन जन्म या परिवार के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से धन, वेल्थ के आधार पर। आपकी कितनी संपत्ति या आय है इस पर। मतलब राजनीतिक अधिकार अब पैसे से जुड़ गए? हाँ,
राजनीतिक अधिकार और जिम्मेदारियां अब आर्थिक स्थिति से जुड़ी खून के रिश्ते से नहीं। इसने पुराने अभिजात वर्ग के बाहर के लोगों के लिए भी, अगर वे पर्याप्त धनी थे, कुछ प्रभाव हासिल करने का दरवाजा खोल दिया। लेकिन इसने सारी समस्याएं हल नहीं की। तो असली बड़ा कदम उठाया क्लाइस्थेनीज ने, लगभग 500 बीसी। उन्हें तो एथेनियन लोकतंत्र का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर माना जाता है। बिल्कुल, क्लिस्थीन्स। उन्होंने लोकतंत्र की और अगला बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सीधे कुलीन वर्ग, नोबिलिटी की शक्ति संरचनाओं पर हमला किया। कैसे? उन्होंने पहचाना कि कुलीन शक्ति पुरानी वफादारियों, ओल्ड लॉयल्टीज, पारिवारिक संबंधों, फैमिली कनेक्शंस और क्षेत्रीय शक्ति आधारों, रीजनल पावर बेसिस में निहित थी। तो उन्होंने इसे तोड़ा। क्या किया उन्होंने? उन्होंने पूरे नागरिक निकाय, सिटीजन बॉडी को पुनर्गठित किया। पारंपरिक जनजातियों या कुलों के आधार पर समूहीकृत करने के बजाय उन्होंने नागरिकों को 10 समूहों, 10 ग्रुप्स में विभाजित किया, केवल इस आधार पर कि वे कहाँ रहते थे, वे लिव्ड, भौगोलिक स्थान या पड़ोस। अच्छा, ज्योग्राफिकल ग्रुपिंग। हाँ, और हर समूह में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का मिश्रण था, शहर, तट, आंतरिक खेत। इसने जानबूझकर लोगों को मिलाया, पुराने क्षेत्रीय और परिवार आधारित गुटों, फैक्शंस को तोड़ा। बड़ा स्मार्ट कदम था। हाँ, इससे लोगों को साझा स्थान के आधार पर एक साथ काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, पुराने संबंधों पर नहीं। वफादारी पॉलिस की ओर शिफ्ट हुई। एग्जैक्टली। और इस नई संरचना के प्रबंधन के लिए एक नया शासी निकाय बनाया, काउंसिल ऑफ 500 की परिषद। इसके सदस्य कैसे चुने जाते थे? सदस्य हर साल लॉटरी द्वारा चुने जाते थे, चूजन बाय लॉट, मतलब रैंडमली। प्रत्येक 10 स्थान आधारित समूहों से 50 सदस्य। और इसका काम क्या था? ये परिषद कानून प्रस्तावित करती थी, प्रपोज्ड लॉज, और मुख्य नागरिक सभा, मेन सिटीजन असेंबली को सलाह देते हुए दिन प्रतिदिन के प्रशासन, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती थी। इसने राजनीतिक भागीदारी को केवल अमीरों या कुलीनों से कहीं आगे बढ़ाया। तो इस तरह एथेंस में लगभग 500 ईसा पूर्व तक लोकतंत्र स्थापित हो गया, और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, है ना? हाँ, ये महत्वपूर्ण अंतर है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नागरिक सीधे शासन करते थे, सिटीजन्स रूल डायरेक्टली, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जो उनकी ओर से वोट करते थे। तो शक्ति किसके पास थी? सत्ता अंततः असेंबली सभा के पास थी, जिसमें सभी वयस्क पुरुष नागरिक, ऑल अडल्ट मेल सिटीजन्स शामिल हो सकते थे। यही सभा मिलती थी, बहस करती थी और पुलिस को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख कानूनों और नीतियों, मेजर लॉज एंड पॉलिसीज पर मतदान करती थी, जैसे विदेश नीति, कर, युद्ध और शांति। और एथेंस के लोग अपने इस सिस्टम पर बहुत गर्व करते थे, खासकर पेरिक्लीस के समय में। बहुत ज्यादा। पेरिक्लीस मध्य 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के स्वर्णयुग गोल्डन एज के दौरान महान राजनेता थे। इतिहासकार थ्यूसिडिडीज ने उनके शब्द दर्ज किए हैं। हमारे संविधान को लोकतंत्र कहा जाता है क्योंकि सत्ता अल्पसंख्यक के हाथों में नहीं, बल्कि पूरे लोगों, होल पीपल के हाथ में है। और उन्होंने बराबरी पर भी जोर दिया। हाँ, उन्होंने कहा, निजी विवादों में हर कोई कानून के समक्ष समान है, और शायद उस समय के लिए सबसे क्रांतिकारी दावा, सार्वजनिक सेवा, पब्लिक सर्विस की बात आने पर वर्ग या धन, क्लास और वेल्थ मायने नहीं रखता, बल्कि एक व्यक्ति की असली क्षमता, एक्चुअल एबिलिटी मायने रखती है। जन्म सिद्ध अधिकार पर योग्यता, मेरिट ओवर बर्थ राइट। बेशक ये आदर्श था। तो एक तरफ स्पार्टा अपने फौजी रास्ते पर, दूसरी तरफ एथेंस लोकतंत्र के रास्ते पर। और तभी पूरब से एक बड़ा खतरा उभर कर आया, फारसी साम्राज्य, पर्शियन एम्पायर, और शुरू हुए पर्शियन वॉर्स। बिल्कुल। जब ग्रीस में ये सब आंतरिक विकास चल रहा था, तभी पूर्व से ये विशाल बाहरी खतरा आ गया। इन युद्धों का कारण क्या था? ट्रिगर क्या था? ट्रिगर था आयोनियन ग्रीक रिवोल्ट, इयोनियन ग्रीक विद्रोह, लगभग 499 बीसी। अनातोलिया यानी आधुनिक तुर्की के तट पर ग्रीक शहर राज्य सदियों से बसे थे, लेकिन वे बढ़ते फारसी साम्राज्य के नियंत्रण में आ गए थे। इन इयोनियन शहरों ने फारसी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और एथेंस ने उनकी मदद कर दी। हाँ, एथेंस ने और कुछ अन्य मुख्य भूमि शहरों ने भी इयोनियन विद्रोहियों की मदद के लिए जहाज और सैनिक भेजे। फारसियों के लिए ये उनके शाही मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप था। तो एथेंस
फारसियों के निशाने पर आ गया। बिल्कुल। एथेंस ने विद्रोह की मदद करके खुद को फारसी प्रतिशोध का मुख्य निशाना बना लिया। इयोनियन विद्रोह को कुचलने के बाद फारसी राजा डेरियस द ग्रेट, डेरियस महान, एथेंस को सजा देने के लिए दृढ़ था। और उसने हमला किया। यहीं से पहली फारसी चढ़ाई शुरू हुई। हाँ, उसने एजियन समुद्र के पार एक बड़ी आक्रमण सेना भेजी। वे एथेंस के पास मैराथन में उतरे। ये थी बैटल ऑफ मैराथन 490 BC। मैराथन, फारसी सेना ज्यादा थी। हाँ, फारसी सेना एथेनियंस और उनके सहयोगियों प्लटेया से संख्या में बहुत अधिक थी, लेकिन एथेनियंस ने बेहतर रणनीति, सुपीरियर टैक्टिक्स और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाले पुरुषों के दृढ़ संकल्प, फियर्स डिटर्मिनेशन से लड़ते हुए डेरियस महान की सेना पर एक आश्चर्यजनक, निर्णायक जीत, स्टनिंग डिसाइसिव विक्ट्री। फारसियों को पीछे हटना पड़ा। हाँ, उन्हें पीछे हटने और घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। एथेंस के लिए ये मनोबल बढ़ाने वाली जीत थी, फारसियों के लिए झटका, लेकिन सबको लगा कि ये अंत नहीं है। और यहीं से वो मशहूर कहानी जुड़ी है फिलिपिडीज की, फिलिपिडीज लेजेंड। हाँ, मैराथन में जीत के बाद किंवदंती है कि ये धावक फिलिपिडीज अच्छी खबर सुनाने के लिए एथेंस वापस भागा। दूरी मैराथन से एथेंस लगभग 26 मील यानी 42 किलोमीटर्स। ओह, वो कथित तौर पर बिना रुके पूरी दूरी दौड़ा। सभा में पहुंचा, हाफते हुए कहा नाइकी, नाइके, जिसका अर्थ है विजय, और फिर थकावट से वहीं गिरकर मर गया। चाहे ये कहानी सच हो या ना हो, ये बलिदान और दृढ़ संकल्प की भावना दिखाती है और आज की मैराथन दौड़ को नाम देती है। बिल्कुल। इसके बाद करीब 10 साल की शांति रही। डेरियस की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका बेटा और उत्तराधिकारी ज़र्क्सीज अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने और मैराथन की हार का बदला लेने के लिए दृढ़ था। तो दूसरी फारसी चढ़ाई हुई, सेकंड इन्वेजन 480 BC। हाँ, ज़र्क्सीज ने और भी बड़ी आक्रमण सेना इकट्ठी की, लार्जर इन्वेजन फोर्स, विशाल सेना जमीन से और विशाल बेड़ा समुद्र तट के साथ। उद्देश्य यूनानियों को पूरी तरह से कुचल देना। और जैसे ही ज़र्क्सीज की सेना दक्षिण ग्रीस में घुसी, तब हुई थर्मोपाइली की लड़ाई, बैटल ऑफ थर्मोपोलाई। बिल्कुल, 480 BC में ही यूनानियों की एक छोटी टुकड़ी जिसका नेतृत्व 300 स्पार्टन्स राजा लियोनिदास के साथ कर रहे थे, ने थर्मोपाइली नामक एक संकीर्ण पहाड़ी दर्रे, नैरो माउंटेन पास पर मुकाबला करने का फैसला किया। सोर्स विशेष रूप से 300 स्पार्टन्स के इस प्रतिरोध स्टैंड को उजागर करता है। हालांकि शुरुआत में उनके साथ अन्य यूनानी सहयोगी भी थे। उनका लक्ष्य जीतना नहीं था। नहीं, उनका लक्ष्य जीतना नहीं, बल्कि विशाल फारसी सेना को विलंबित करना था, डिले करना था। वे 3 दिनों तक भारी बाधाओं के खिलाफ दर्रे पर डटे रहे, फारसियों को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अंततः उन्हें धोखा दे दिया गया, घेर लिया गया और मार दिया गया। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। क्यों? उससे क्या हासिल हुआ? उसने कीमती समय खरीदा, प्रेशियस टाइम। इस देरी ने अन्य यूनानी सेनाओं को दक्षिण में संगठित होने का मौका दिया और सबसे महत्वपूर्ण, इसने एथेंस को अपनी आबादी, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को सुरक्षित रूप से सैलमिस द्वीप, आइलैंड ऑफ सैलमिस पर निकालने का और यूनानी नौसेना, विशेषकर एथेनियन बेड़े को निर्णायक नौसैनिक युद्ध के लिए तैयार होने का पर्याप्त समय दिया। और फिर हुई सैलमिस की लड़ाई, बैटल ऑफ सैलमिस थर्मोपाइली के तुरंत बाद 480 BC में ही। हाँ, फारसी दक्षिण की ओर बढ़े, एथेंस पर कब्जा किया और उसे जला दिया, कैप्चर्ड एंड बर्न्ड एथेंस। लेकिन एथेनियन नेता थेमिस्टोकल्स ने एथेनियंस को सालों पहले ही एक शक्तिशाली नौसेना, पावरफुल नेवी बनाने के लिए भारी निवेश करने के लिए राजी कर लिया था। जहाजों को ट्रीरेम्स कहा जाता था। ट्रीरेम्स, हाँ, ये फुर्तीले जहाज थे। बिल्कुल। अब थेमिस्टोकल्स ने विशाल फारसी बेड़े को सैलमिस द्वीप के पास संकीर्ण जल डमरू मध्य नैरो स्ट्रेट्स में फंसाया। और उन तंग जगहों में, उन सीमित जलों में फारसी जहाजों की विशाल संख्या और आकार एक नुकसान बन गया। छोटे, अधिक मानवरेबल ग्रीक ट्राइरेम्स मुख्य रूप से एथेनियन ज़र्क्सीज के बेड़े के एक बड़े हिस्से को हराने और डुबाने में कामयाब रहे। कहते हैं ज़र्क्सीज ने ये सब अपनी आंखों से देखा। हाँ, ज़र्क्सीज ने पास की पहाड़ी से अपने नौसैनिक बेड़े का विनाश देखा। इस हार ने उसकी विशाल सेना को आपूर्ति करने की क्षमता को पंगु बना दिया और एशिया वापस संचार लाइनों को खतरा पैदा कर दिया। उसे अपनी सेना का बड़ा हिस्सा वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाकी बची सेना अगले साल हार गई। सैलमिस ने वास्तव में आक्रमण की कमर तोड़ दी। इन युद्धों के बाद
यूनानियों ने भविष्य के लिए क्या तैयारी की? कोई गठबंधन बनाया? हाँ, युद्ध के बाद कई ग्रीक शहर राज्यों ने मिलकर एक रक्षात्मक गठबंधन डिफेंसिव अलायंस बनाया। इसे डेलियन लीग कहा गया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था फारसियों से लड़ना जारी रखना, अभी भी फारसी नियंत्रण वाले यूनानी शहरों को मुक्त कराना और भविष्य के किसी भी हमले से बचाव करना। इसमें अंततः लगभग 150 शहर राज्य शामिल थे जिन्होंने एक आम खजाने कॉमन ट्रेजरी में जहाज या धन का योगदान दिया। ये खजाना शुरू में डेलोस द्वीप आइलैंड ऑफ डेलोस पर स्थित था, इसीलिए यह नाम पड़ा। तो इन फारसी युद्धों का कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला? ग्रीस पर क्या असर हुआ? सोर्स क्या बताता है? इन युद्धों ने यूनानी दुनिया को मौलिक रूप से बदल दिया, फंडामेंटली रीशेप्ड। सोर्स कई प्रमुख परिणाम सूचीबद्ध करता है। पहला, युद्धों के कारण एथेंस स्पष्ट रूप से डेलियन लीग के नेता, लीडर ऑफ द डेलियन लीग के रूप में उभरा। एथेंस ने सबसे अधिक नौसैनिक शक्ति और नेतृत्व प्रदान किया था, खासकर सैलामिस में। और दूसरा, ये नेतृत्व की स्थिति लीग के खजाने, जिसे एथेंस तेजी से नियंत्रित कर रहा था, में आने वाले वित्तीय योगदान के साथ मिलकर सीधे एथेंस के स्वर्ण युग, एथेंस गोल्डन एज की शुरुआत का कारण बनी। उनके पास संसाधन, शक्ति, प्रतिष्ठा सब आ गया। और तीसरा नतीजा क्या था? तीसरा, शक्तिशाली फारसी साम्राज्य के खिलाफ ये अविश्वसनीय जीत, एक तरह की डेविड बनाम गोलियत कहानी। इसमें विशेष रूप से एथेंस में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता, कॉन्फिडेंस इन फ्रीडम के एक शक्तिशाली नई भावना पैदा की। इसने उनके लोकतंत्र को भी वैलिडेट किया होगा। बिल्कुल, इसने उनके लोकतांत्रिक व्यवस्था और जीवन शैली को मान्य किया, वैलिडेट किया, जिससे सांस्कृतिक, कलात्मक और बौद्धिक उपलब्धि का एक विस्फोट हुआ। एक्सप्लोजन ऑफ कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। तो इससे लगता है कि एथेंस की प्रणाली जो लचीली थी, व्यक्तिगत योगदान पर केंद्रित थी और एक मजबूत नौसेना के साथ थी, वो उस विशिष्ट फारसी खतरे का सामना करने के लिए शायद स्पार्टा की कठोर भूमि आधारित शक्ति से अधिक उपयुक्त साबित हुई। हाँ, ये एक मजबूत तर्क है। और जब हम विरासत, लेगेसी की बात करते हैं, तो सोर्स ये भी बताता है कि बाद में रोम ने ग्रीक सभ्यता को संरक्षित किया और उस पर निर्माण किया, जिससे पूरी पश्चिमी सांस्कृतिक परंपरा, वेस्टर्न कल्चरल ट्रेडिशन मजबूत हुई। और रोम ने ज्यादातर एथेनियन कल्चर को अपनाया। हाँ, ये मुख्य रूप से एथेनियन संस्कृति थी जिसे रोम ने अपनाया। दर्शन, लोकतंत्र, कला। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें, मतलब एक टेक अवे दें, तो वो क्या होगा? मुख्य टेकअवे है इस अवधि की कहानी, जो दो शक्तिशाली शहर राज्यों के बीच तीव्र विचलन, स्टार्क डाइवर्जेंस की कहानी है। स्पार्टा ने सैन्य कुलीन तंत्र, मिलिट्री ओलिगार्की चुना, जो हेलोट्स के आंतरिक भय, इंटरनल फियर से प्रेरित था। याद है ना वो 8.1 का अनुपात? हाँ, बिल्कुल। और एथेंस ने लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का रास्ता चुना, जो आंशिक रूप से आंतरिक आर्थिक दबावों, इंटरनल इकोनॉमिक प्रेशर्स और फिर फारस से बाहरी खतरे, एक्सटर्नल थ्रेट फ्रॉम पर्शिया द्वारा मजबूत हुआ। उनकी आंतरिक संरचना ने वास्तव में निर्धारित किया कि वे दुनिया का सामना कैसे करते हैं। और सरकार के वे मूल रूप जिनसे उन्होंने प्रयोग किया, प्राचतंत्र, कुलीन तंत्र, गुटतंत्र, लोकतंत्र, वे केवल प्राचीन इतिहास नहीं है। बिल्कुल नहीं, वे आज भी दुनिया भर में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में बात करने के लिए मूल शब्दावली, बेसिक वोकैबुलरी बनाते हैं। और एथेनियन प्रयोग चाहे कितना भी अपूर्ण और सीमित क्यों ना हो, उसने साबित कर दिया कि अपने नागरिकों की भागीदारी और, जैसा कि पेरिक्लीज ने कहा, वास्तविक क्षमता पर निर्भर रहने वाला राज्य उस समय पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य का सामना कर सकता है और उसे हरा सकता है। ये हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न पर लाता है, एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। हमने देखा कि कैसे एथेंस अपने नवजात लोकतंत्र और सांस्कृतिक प्रतिभा के साथ विजयी हुआ और वो मॉडल बन गया जिसका रोम ने बाद में अनुकरण किया, जिससे पश्चिमी परंपराएं आकार में आईं। लेकिन इस पर विचार करें, क्या होता अगर स्पार्टा अपनी अति अनुशासित सैन्य संस्कृति के साथ किसी तरह प्रबल होता? शायद एथेंस को उसके स्वर्ण युग के शुरू होने से पहले ही कुचल देता, या फारसी युद्धों के बाद यूनानियों का नेतृत्व अलग तरह से करता। तो हमारी दुनिया, हमारे राजनीतिक विचार, हमारे सांस्कृतिक मूल्य, जो सभी उस ग्रीको रोमन फिल्टर के माध्यम से विरासत में मिले हैं, आज मौलिक रूप से कितने अलग होते यदि एथेनियन लोकतांत्रिक प्रयोग के बजाय कठोर सैन्यवादी स्पार्टन मॉडल इतिहास के माध्यम से पारित होने वाली प्रमुख विरासत बन गया होता। क्या व्यक्तिगत अधिकार, इंडिविजुअल राइट्स, बहस,
डिबेट और नागरिक शासन, सिटीजन रूल जैसे विचार उसी तरह जड़ पकड़ पाते? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस व्हाट इफ सिनेरियो पर आपके क्या विचार हैं एस्पिरेंट्स? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये गहरी चर्चा, ये डीप डाइव आपको पसंद आया हो, फायदेमंद लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। और हाँ, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक और यूपीएससी रिलेवेंट चर्चा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.